हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्न ऑफ द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnhof.com। तो चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में आपके आईसीएसई क्लास 6 चैप्टर नंबर 5, 10 हो गए ना, 5 की शुरुआत, जो है एयर एंड एटमॉस्फेयर। अब इस वीडियो में हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, और बाद में फटाक से क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी से डेवलप हो जाए। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एंड लेट्स रॉक। तो हमेशा की तरह बच्चा आया है, फिर से बोल रहा है कि भाई कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले, फटाफट देख लेते हैं इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से। तो शुरुआत करेंगे हम लोग एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस से। उसके बाद एटमॉस्फेयर एंड इट्स कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। एयर एक मिक्सचर है भाई, वो भी देखेंगे। फिर एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, इनको भी समझेंगे। ओके, इनके प्रेजेंस को थोड़ा एक्सपेरिमेंटली समझने की कोशिश करेंगे, और बाद में यूजेस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। ये एक थोड़ा मेजर पार्ट है, ये बेसिक बेसिक सी चीजें हो गई। फिर अब उसमें सबसे पहले शुरुआत करेंगे ऑक्सीजन के यूजेस से, जो कि है रेस्पिरेशन और कंबशन। फिर समाप्ति होगी इस वीडियो की। ओके, तो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, एयर एयर एयर। तो बच्चों, अब स्क्रीन पर जबरदस्त सा कोई ऐसा कार्टून दिख रहा होगा, ऐसे उड़ रहा है। ओके, तो जानबूझ के मैंने लिया है ये समझाने के लिए कि चलो एयर की कुछ चीजें समझ लेनी शुरू करती है, कार्टून का रोल आ जाएगा बीच में कहीं ना कहीं। तो एयर जो है हमारा, ओके, सबसे पहले क्या है भाई, मैटर है। सबसे पहले वाले चैप्टर में ही हम लोग ने पढ़ा था कि जैसे कि हमारे मैटर के एग्जाम्पल्स में ही वाटर भी है मैटर का एग्जाम्पल। करेक्ट करेक्ट। तो एयर भी हमारा मैटर है भाई, एयर स्पेस ऑक्यूपाई करता है, एयर का भी मास होता है, राइट। ये भी चीजें हम लोग ने समझी थी। तो सबसे पहले एयर कलरलेस है, ओडरलेस है, कुछ उसका खास स्मेल नहीं है। एयर में जो भी स्मेल हमें आ रहा होगा वो एयर का नहीं है, ओके, वो कुछ और केमिकल्स का स्मेल है, जिसके वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि अरे ये ऐसा कुछ स्मेल आ रहा है। करेक्ट। तो कलरलेस है भाई, हम लोग एयर को नहीं देख पा सकते हैं, हम लोग एयर को सूंघ नहीं सकते हैं, एयर को टेस्ट नहीं कर सकते। एयर ट्रांसपेरेंट, एकदम गैशियस मटेरियल है। करेक्ट, एकदम ट्रांसपेरेंट है। तो अब देखो मेरे सामने एयर है, पर फिर भी मैं आपको दिख पा रहा हूं ना, राइट। तो एकदम ट्रांसपेरेंट है। ओके, तो कलरलेस है भाई, ओडरलेस है भाई, टेस्टलेस है, ट्रांसपेरेंट भी है, मतलब एकदम जादुई चीज है ऐसे ही। पर हम एयर को बता सकते कि हाँ भाई एयर सभी जगह पे है। कैसे, उसका प्रेजेंस कैसे फील कर सकते हैं। ओके, जब एयर ब्लो होगी, ओके, या फिर एयर जब मूव करेगी, ओके, फ्लो होगी एयर, तब हमें एयर का प्रेजेंस महसूस होता है। जैसे कि आप घर पे फैन चलाओ या एसी चलाओ, तो मस्त हवा आने लगेगी, तब हमको समझ में आएगा ओके एयर है हमारे आजू बाजू में। क्योंकि क्या हो रहा है भाई, फैन जब चलाते हैं हम लोग, तब बस फैन के ब्लेड्स घूमते हैं, जो एयर होती है वो फिर मूव होना चालू करती है, फ्लो होना शुरू करती है, और फिर हमारे तक आ जाती है, तो हमें थोड़ा ठंडा महसूस होने लगता है। तो एयर है, इसीलिए कुछ ना कुछ हमें ऐसा लग रहा है, क्योंकि हम लोग को फील हो रहा है एयर का प्रेजेंस। ओके, जब एयर फ्लो हो रही है हमारे बॉडी को टच करे तो हमको फील हो रहा है, तो समझ में आ रहा है भाई एयर तो है। पर फिर भी चलो, एयर सब जगह पे प्रेजेंट है, ये मैं आपको समझाऊंगा। ओके, तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। आप खुद, जब मैं बोल रहा हूं ना, तो आपको मैं क्या बोल रहा हूं, आप वो चीजें शुरू करना। मैं इतने लार्ज स्केल पर आपको नहीं करके दिखाऊंगा, क्योंकि वो फिजिबल नहीं है कैमरा से आपको दिखाने के लिए। तो मैं स्मॉल स्केल पर एक एक्सपेरिमेंट करूंगा। ओके, तो देखो आपको क्या करना है। जैसे कि देखो, मैंने कुछ ऐसा एक एक डिब्बे जैसा कुछ चीज लिया है। तो आप मिनिएचर मॉडल में दिखा रहा हूं आपको, आप एकदम बड़े मॉडल में करना। आप क्या करना, आप बाल्टी लेना। ओके, सिंपल सी चीज है, घर में होगी ही, बाथरूम्स में, वॉशरूम में। तो बाल्टी लेना, बाल्टी के अंदर पानी भरना। तो मैं सपोज मेरी ये बाल्टी है, सपोज ये मेरी बाल्टी है। ओके, तो मैं इसके अंदर पानी भर रहा हूँ, ठीक है। तो पानी भरने का प्रोसेस दिखाने की जरूरत है ही नहीं, ऐसे कुछ नहीं, उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। पानी भर दिया मैंने, दिख रहा है, दिख रहा है। ओके, मेरे टी शर्ट के ऊपर शायद ठीक से दिख रहा होगा। ओके, पानी का लेवल दिख रहा है आपको, करेक्ट। फिर अब मेरे पास ना एक इंटरेस्टिंग सी चीज है। आप क्या करोगे, आप भी बाल्टी में ऐसा पानी लोगे, ओके, और करना क्या है मालूम है,
मग लेना है, ओके, जिससे आप नहाते होंगे, या फिर कोई बड़ा ग्लास ले लो। तो मैंने, अब मेरी ये बाल्टी है, उसके हिसाब से मैंने एक छोटा सा ग्लास लिया, ओके, समझ में आ रही बात। तो मैं क्या करूँगा अब, जैसे आप क्या करना है, मग लिया या फिर कोई जग लिया आपने, अच्छा सा बड़ा सा क्यों, या फिर बड़ा ग्लास ले लिया और बाल्टी ले ली, तो उस ग्लास को ऐसे उल्टा करना है, जो भी चीज़ आपने लिया है, मग जग ग्लास जो भी, और उल्टा सीधा सीधा उल्टा करके, ओके, उल्टा करके ऐसा स्ट्रेट अंदर पानी के अंदर डुबाना है। तो अगर बाल्टी लोगे ना, तो बाल्टी अगर बड़ी रहेगी तो पानी ज़्यादा रहेगा ना, तो थोड़ा प्रेस करना पड़ेगा जोर से आपको, ओके। पर ध्यान रखना है कि थोड़ा सा भी टिल्ट नहीं करना है, एकदम स्ट्रेट, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ओके। मैंने भी ऐसे स्ट्रेट एकदम रखा है, तो देखो ग्लास उसके अंदर उल्टा गया हुआ है अंदर, दिख रहा है आपको ग्लास, ओके, ठीक है, दिख रहा है। अब क्या करना है, सिर्फ देखो, सबसे पहली चीज, मैं जब ग्लास या फिर आप जग मग डाल रहे हो, तो ये ऐसा है, ओके, तो इसके अंदर कुछ भी नहीं था, करेक्ट, एम्प्टी है ऐसे लगेगा, पर नहीं, इसके अंदर एयर है। अब उसी का प्रेजेंस हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने क्या किया, इस ग्लास को उल्टा किया। आप भी, आपके पास जो भी मग वगैरह रहेगा, उसको उल्टा करके वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसे प्रेस कर दो, ओके, और फिर बाद में थोड़ा सा टिल्ट कर दो, ओके। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या होगा, देखो वाटर में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लेवल, मैं जब टिल्ट करूंगा, थोड़ा बबल्स दिख रहे, करेक्ट, और पानी अंदर गया, करेक्ट, ग्लास के अंदर पानी गया, देखो मैंने टिल्ट किया तो बात समझ में आ गई। तो ग्लास के अंदर पानी गया, और पहले ग्लास के अंदर एयर था, करेक्ट, तो वो ही बाहर निकल आया। वो बाहर आया कैसे, जब मैंने टिल्ट किया, तब क्या हुआ, बबल्स आने लग गए। जैसे कि अब देखो, मैं फिर से दिखाता हूं, मैंने ऐसे किया, ओके, फिर अब बबल्स आना शुरू हो जाएंगे, मैं टिल्ट कर रहा हूं तब। तो ये बबल्स क्या है, ये जो ग्लास के ऊपर वाले पार्ट में जो एयर था ना, वो बाहर आ रहा है, ओके, बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब ग्लास के अंदर एयर था, क्योंकि वही एयर जब हम लोग उसको ट्रैप करके रख रहे थे, तो ठीक है, कोई बात नहीं, पर जब मैं टिल्ट कर रहा हूँ, एयर को बोल रहा हूँ बाहर जा, और पानी को अंदर आने दे रहा हूँ ग्लास के अंदर ऊपर, तो एयर जब बाहर जा रहा है, तब पानी के अंदर एयर जाएगा, तो क्या फॉर्म कर रहा है, बबल्स फॉर्म कर रहा है, ओके, बबल फॉर्म करते हुए बाहर निकल रहा है, ओके। इसको जो थोड़ा मैं और अच्छे से समझाता हूँ, बबल्स कैसे बनते हैं, ओके, तो थोड़ा आपको इसमें डाउट होगा, चलो तो मैं दिखा देता हूँ आपको बबल्स कैसे बनते हैं। देखो, थोड़ा ध्यान देना। तो ये जो हमारा, सपोज मैंने टम्बलर लिया है, ओके, जो भी मैंने लिया था, उसके अंदर मैंने ऐसा ग्लास को ऐसे सीधा वर्टिकली प्लेस किया था, ओके। तो यहाँ तक सपोज पानी गया था उसके अंदर, ठीक है, मैं थोड़ा सा कलाकारी करता हूँ, ओके, ठीक है, यहाँ तक पानी गया था अंदर, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है ऊपर वाला, ओके, ये वाले पोर्शन में कुछ भी नहीं था, मतलब एयर है, करेक्ट। चलो मैं एयर को थोड़ा सा ऐसे येलो दिखा देता हूँ, तो एयर है अंदर, राइट, ये वाले पोर्शन में, ठीक है। अब जब मैं टिल्ट कर रहा हूं ना ग्लास को, तो क्या हो रहा है, देखो ध्यान से अभी, ओके, मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ चीज़ों को। तो ये पानी को मैंने हटा दिया थोड़ा, ओके। अब मैं टिल्ट कर रहा हूँ, तो मैं इसको भी हटा देता हूँ। तो अब जब मैं ऐसा टिल्ट कर रहा हूँ ना ग्लास को, तो क्या हो रहा है, पानी अंदर जा रहा है अब, करेक्ट। देखो, इस ग्लास को मैंने ऐसे टिल्ट कर दिया, ठीक है, तो पानी अब अंदर जाना शुरू करेगा। तो जब पानी इसे अंदर जाएगा, तो यहाँ का एयर बाहर आएगा, ठीक है, ऊपर वाला एयर, ओके। अब जब वो बाहर आएगा, यहाँ तक तो पानी भरा हुआ है, करेक्ट, सपोज, तो जब वो एयर बाहर आएगा, तो एयर जैसे ही बाहर आते आते वाटर पूरा का पूरा उसको आजू बाजू में से सराउंड कर लेगा। एयर जैसे ही बाहर आएगा, पानी पूरा का पूरा सराउंड कर लेगा, और ऐसे बबल बनेगा, और यही बबल्स फिर ऐसे ऊपर आएगा और फूट जाएगा, और सरफेस पे आके फूट जाके एयर बाहर निकल जाएगा। तो इसीलिए हमें पट 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 बबल्स दिख रहे थे। समझ में आ गई, एकदम सिंपल सी चीज। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं भाई कि भाई एयर सभी जगह पे है, ग्लास के अंदर भी एयर है, ऐसे ही खाली रखा होगा तो भी एयर है, वो हम लोग ने इस एक्सपेरिमेंट से चेक किया। तो आपने भी करके देखा होगा, आई होप। बकेट में जाके आप डाल दो पूरा का पूरा मग, उसको थोड़ा सा टिल्ट कर दो, पट 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 पट, बहुत सारे बबल्स आएंगे, ओके। तो मग के अंदर का एयर जब हम लोग टिल्ट कर रहे हैं तब बाहर आ रहा है, इसीलिए बबल्स ऐसे फॉर्म होके बाहर निकल रहा है एयर हमारा, और एयर बाहर निकल रहा है तभी जाके वाटर अंदर जा सकता है। जगह चाहिए ना वाटर को भी, करेक्ट, वाटर भी मैटर ही है, तो वो जगह जो ले रहा है,
इसके लिए वो एयर को बाहर फेंक रहा है तो बबल्स आने शुरू हो रहे हैं और एयर बाहर निकल जा रहा है। तो इसका मतलब भाई हमारे एम्प्टी ग्लास में पहले से या फिर एम्प्टी मग में पहले से एयर था। करेक्ट, क्लियर हो गई बात? ओके, तो ये वाला जो कार्टून है ये मैंने इसलिए दिखाया है क्योंकि देखो ये भी मस्त फील कर रहा है प्रेजेंस एयर का, क्योंकि मस्त ऐसे हवा आ रही है। ओके, या फिर ऐसे सपोज समझ लो मैं ऐसे हवा दे रहा हूँ। ओके, हवा जनरेट कर रहा हूँ, विंड जनरेट कर रहा हूँ कुछ मशीन वगैरह से, और फिर ये ऐसा रोकने की कोशिश कर रहा है मुझे। तो बस मैंने समझाने के लिए कि भाई हम लोग उसका प्रेजेंस कैसे फील करते हैं, जैसे कि एयर जब ब्लो होता है तब हमें उसका प्रेजेंस फील होता है। ओके, और उसका प्रेजेंस हम लोग ने थोड़ा एक्सपेरिमेंटली भी समझ लिया। तो बच्चों अब देखते हैं हम लोग एटमॉस्फेयर क्या है। करेक्ट, तो ये कुछ नया शब्द है आपके लिए हो सकता है, या फिर आपने क्लास 3rd 4th 5th में भी सुना होगा। सिंपल सी चीज है एटमॉस्फेयर, कुछ बड़ी बात नहीं। ये सिंपली हमारे अर्थ के आजू बाजू में ओके जो लेयर ऑफ एयर है, ओके जो अर्थ को सराउंड कर रहा है। ओके, हमारे अर्थ के आजू बाजू में ऐसा एक लेयर है एयर का, ऐसे मस्त एकदम, और ये लेयर ऑफ एयर जो अर्थ को सराउंड कर रहा है ना, इसी को एटमॉस्फेयर कहते हैं। ओके, क्लियर? तो सिंपली लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ। क्लियर? अब ये जो लेयर है एयर का, ये हमारे अर्थ के सरफेस से, ये जो पूरा सरफेस दिख रहा है हमको मस्त एकदम, ओके लैंड दिख रहा है, इस सरफेस से लेके सपोज यहाँ पर मैं यहाँ पर पॉइंट ले रहा हूँ, ओके इस पॉइंट पर, सरफेस के इस पॉइंट से, ओके तो सरफेस से लेके ऊपर तकरीबन 10,000 किलोमीटर ओके ऊंचाई तक ये एयर का लेयर फैला हुआ है। ओके ओके, इंटरेस्टिंग सी चीज है ना, तो काफी ज्यादा बड़ा लेयर है ये एयर का। करेक्ट, अब आप कह रहे होगे सर क्या है इसका इस्तेमाल हमारे लिए? ओके, बस ये एयर का लेयर ऐसे ही है। ओके, तो आपको मैं बता देता हूं कि ये जो हमारा सन है, ओके अब आपको पता होगा ये छोटी सी चीज कि सन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा बहुत बड़ा, और उसके कंपैरिजन में अर्थ इतना सही है। फिर भी अब मैंने थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने के लिए ओके मतलब ऐसे उसके फोटोज यहाँ पर लगाए हैं, तो थोड़ा बहुत आपको अर्थ दिखे इसलिए थोड़ा बहुत बड़ा तो रखा है, नहीं तो बहुत छोटा होता है अर्थ सन के सामने। तो इतने बड़े सन से जो भी हमें ओके रेज आ रही है ओके लाइट की, ओके तो ये जो सनलाइट है ओके इससे हमें हीट भी मिलती है। क्लियर? तो ये जो सन से हमें रेज आ रही है सनलाइट की, ओके तो अर्थ पर जो लाइट आ रही है ओके उससे हमें हीट भी मिलती है, तो अर्थ अच्छा खासा वार्म रह पाता है। पर अगर हमारा ये एटमॉस्फेयर नहीं होता, ओके ये लेयर ऑफ एयर अगर नहीं होता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। हम मतलब जो भी आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिख रहे हैं ना, फूल पौधे मतलब पौधे या फिर एनिमल्स वगैरह, वो सब ओके ये सब इस पृथ्वी पर जिंदा नहीं रह पाते। ओके, क्योंकि ये जो लेयर ऑफ एयर है हमारा, या फिर ये जो एटमॉस्फेयर है ओके ये जो सन से हमें हीट आ रही है, तो अर्थ पर जितनी भी हीट आ रही है ना ओके अगर ये एयर का लेयर नहीं होता तो अर्थ इतना गर्म हो जाता, इतना गर्म हो जाता कि दिन में हमें बहुत एक्सट्रीम हीट फील होती, जो हम सहन नहीं कर पाते और ऑर्गेनिजम्स मर जाते। और उल्टा रात में क्या हो जाता, इतनी ठंड पड़ जाती कि जो भी ऑर्गेनिज्म शायद अगर दिन में बच भी जाए, इन केस अगर बच गए, मतलब बचेंगे ही नहीं ऑर्गेनिजम्स, पर रात को इतनी ज्यादा ठंडी होगी कि भाई ऑर्गेनिजम्स फ्रीज ही हो जाएंगे। ओके, तो अगर ये एयर का लेयर नहीं होता तो, पर ये एयर का लेयर है इसीलिए दिन में एक्सट्रीम हीट नहीं है ताकि हम जिंदा रह पा रहे, और रात में एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस भी नहीं है। तो कंडीशंस कैसे हैं? मॉडरेट है। ओके, तो ये जो मॉडरेट कंडीशंस है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रीम हीट या एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस में लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिंदा नहीं रह पाएंगे, और ये तब होता जब ये एयर का लेयर नहीं होता हमारे अर्थ के अगल बगल में। ओके, इंटरेस्टिंग चीज है। इसके अलावा जो सन से हमें रेज आ रही है, इनमें ना कई ऐसी रेज होती है जो बिल्कुल नटखट सी रेज होती है। ओके, आप कह लो नॉटी होती है, वो शरारती होती है। तो ये जो रेज है हम लोग इनको ना यूवी रेज करके कहते हैं। ओके, तो यूवी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूवी का फुल फॉर्म अल्ट्रा वायलेट होता है। ओके, तो आप बड़े बड़े हो जाओगे, बड़े बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएंगी कि कैसे कैसे मतलब
ये अल्ट्रावायलेट रेज के अलावा भी और क्या क्या होता है ओके लाइट में, पर फिलहाल तो ये यूवी रेज के बारे में हमें समझना था। क्यों? क्योंकि ये यूवी रेज जो सन से आती है ना, ये हमारा एटमॉस्फेयर हम तक पहुंचने नहीं देता। अब पहुंचने नहीं देता, इसके पीछे का बहुत अच्छी वजह क्या है? क्योंकि ये यूवी रेज ना हार्मफुल है भाई साहब, ओके। तो अगर हम तक ये पहुंच गई तो हमें नुकसान करेंगी। तो ये सन से जो यूवी रेज आ रही है, ये भी एटमॉस्फेयर हम तक आने नहीं देता। तो एटमॉस्फेयर का होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आया होगा, राइट? तो बच्चों जाहिर सी बात है आपके दिमाग में ना सवाल आना शुरू हो गए होंगे कि सर अब ये जो हमारे आजू बाजू में जो एटमॉस्फेयर है या फिर जो ये एयर का लेयर है, ये किस चीजों से बना हुआ है, मतलब ये क्या है, किससे बना हुआ है, राइट? तो हमारे अगल बगल में जो भी एयर है, ओके, एयर अराउंड अस, ओके, तो वही एयर को हम लोग एटमॉस्फेयर कह रहे हैं, ओके। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। एटमॉस्फेयर और हमारे अगल बगल में जो एयर है वो एक ही चीज है, करेक्ट। अब इसका कंपोजिशन देखने वाले हम लोग, मतलब क्या, ये किस चीज से बना हुआ है, तो एक रफ कंपोजिशन है, ओके। ये जो कंपोजिशन है, ओके, इसमें जो भी हम लोग कंपोनेंट्स देखेंगे ये ऑलमोस्ट उस लेवल तक पाए जाते हैं, उस परसेंटेज तक पाए जाते हैं, पर ऐसा नहीं है जरूरी कि यही होंगे सिर्फ और दूसरे कोई चीजें नहीं होंगी। कई ज्यादा इंप्यूरिटीज हो सकती है हमारे एयर में, कई और भी चीजें हो सकती है जो हम लोग आगे देखेंगे। पर एक बेसिक सा कंपोजिशन, एक एक ऐसे कह सकते हैं हम लोग कि हमें एक आइडिया लग जाए कि भाई एयर में कौन सी चीजें ज्यादा होती है, कौन सी चीजें थोड़ी कम होती है, कौन सी चीजें बहुत कम होती है, तो वो समझने के लिए ये कंपोजिशन समझ लेना जरूरी है। तो देखो परसेंटेज कंपोजिशन मतलब क्या, तो कितने 100% में से कितना परसेंट कौन सा कंपोनेंट है। तो 100% अगर हम लोग एयर मान ले तो उसमें से ये सबसे बड़ा वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये है भाई नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भाई, नाइट्रोजन, ओके, नाइट्रोजन की जय हो। कितना ज्यादा है मालूम है? 78% हमारे एयर में नाइट्रोजन है। अब आपने सुना होगा, ओके, कि हमें तो सांस हम लोग लेते हैं तो ऑक्सीजन करके हमारा गैस है वो कितना इंपॉर्टेंट है वगैरह वगैरह, ये सब चीजें सुनाई, पर एयर में ज्यादा ऑक्सीजन नहीं है, ओके। मेजॉरिटी एयर में नाइट्रोजन है, ओके। और उसके बाद सेकेंड मेजॉरिटी में है हमारा एयर में ऑक्सीजन। कितना है भाई? 21%, ओके। फैक्ट सी चीज है छोटी सी, 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। अब इनको ऐड कर दो, देखो 78 + 21 हो जाएगा, 98 + 1 99% हो गया, खत्म। 99% ऑफ एयर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है, ओके। इंटरेस्टिंग सी चीज थी, करेक्ट। अब इस 99% के अलावा जो 1% बचा है ना, ये देखो, ये 1% में इतनी सी जगह पे शो किया हो पाई चार्ट में, तो ये 1% में भी दो रीजन है। एक ना एक ऐसे डार्किश रेड है, ओके, उसको मैं थोड़ा सा अलग कलर दिखा देता हूँ क्योंकि वो दिख भी नहीं रहा है ऑलमोस्ट। तो देखो ये ऐसा एक लाइट ब्लू की लाइन मार दी मैंने, ओके। तो ये जो लाइट ब्लू वाली लाइन है ना, ये 0.1% है, ओके। और ये जो ऑरेंज कलर का आपको पार्ट दिख रहा होगा शायद, ओके, इसको मैं थोड़ा सा और डार्क कर देता हूँ, तो देखो ये ऑरेंज कलर का पार्ट दिख रहा है, ये वाला। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये है 0.9%, ओके। 1% में भी दो डिविजन है हमारे, ओके। जो बचा हुआ 1% है देखो, उसमें भी दो डिविजन मैंने कर दिए। क्यों? क्योंकि ये जो बचा हुआ 1% है ना, ओके, इसमें जो 0.9% मैंने येलो कलर से दिखाया, ओके, वो है सिर्फ और सिर्फ आर्गन, ओके, ओके। तो ये एक गैस है, आगे आगे आप पढ़ोगे, ओके। और बचे हुए 0.1% में, ओके, जो मैंने थोड़ा सा ब्लू से दिखाया है, उस 0.1% में 4 अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर वेपर, और फाइनली इस आर्गन की तरह ही एक गैस है, ओके, जो किसी से ज्यादा इंटरैक्ट नहीं करता, आर्गन की तरह ही, उसको बोलते हैं नियॉन। तो ये 0.1% में ये 4 चीजें आती है। तो देखो पूरे 100% में 99% दो चीजें हैं, दो चीजों से बनी है, बाकी 1% में ये आर्गन और ये 4 गैसेस है। और इसके अलावा भी और कुछ कुछ चीजें हो सकती है, ओके। इंप्यूरिटीज हो सकती है, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह वगैरह हो सकते हैं, वो भी हम लोग आगे देखेंगे, ओके। पर एक जो हमें आइडिया लगनी थी कि भाई 100% एयर में कितनी सारी चीजें मतलब होती है और कौन सी चीज कितनी ज्यादा होती है, वो हमें आ गया है, करेक्ट, करेक्ट। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला टॉपिक कि भाई एयर जो है ना, अब एयर क्या है? एयर मिक्सचर है। अब किस किस चीज का मिक्सचर है वो पहले देखते हैं। तो सबसे पहले गैसेस का मिक्सचर है एयर हमारा। कौन से गैसेस है? अभी थोड़ी देर पहले देखा था हम लोग ने, एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन देख रहे थे। तो एटमॉस्फेयर लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ, तो हमारे अगल बगल में जो एयर है वो मिक्सचर है कितने सारे गैसेस का, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, राइट,
आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, नियोन, अभी जो सारे गैसेस दिखे थे वही मैंने लिस्ट डाउन किए। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, फिर कम ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर बाद में ये जो 4 गैसेस जो 0.1% में आती है उनसे बना हुआ है हमारा एयर। ओके, इसके अलावा भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं भाई, कितने ही डस्ट पार्टिकल हमको समझ में आता है। रास्ते पर चलो तो कितना डस्ट उड़ता रहता है, राइट, डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं। स्मोक रहता है, ओके, तो चीजें जलने के बाद स्मोक जो निकलती है तो वो रहती है। अब स्मोक में क्या क्या होता है भाई, ओके, तो एक छोटी सी चीज बता देता हूँ। स्मोक में बहुत सारी चीजें होती है पर मोस्टली मेनली कार्बन मोनोऑक्साइड नाम का कॉम्पाउंड होता है, खतरनाक है भाई। ओके, इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, इसको ना साइलेंट किलर की तरह ये काम करता है। ओके, ओके, क्योंकि ना ये अच्छा नहीं होता है, ओके, हमारे मतलब सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए टॉक्सिक होता है, पर ये ना दिख पाता है, ना हम इसको सूंघ सकते हैं, ना इसको टेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो एकदम एकदम साइलेंट किलर हो जाता है ये। ओके, ना दिखाई दे रहा है, ना सूंघ पा रहे हैं, ना टेस्ट कर पा रहे हैं, तो अगर ये कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा तो समझ में कैसे आएगा कि भाई कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो इसलिए, और ऐसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड हम लोग अंदर लेते रहे तो हम लोग मतलब जिंदा नहीं रह पाएंगे। ओके, तो कार्बन मोनोऑक्साइड साइलेंट किलर होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, वो तो पता ही है आपको, बहुत ही मतलब जाना माना हमारा कंपाउंड है। ओके, इंपॉर्टेंट भी है। ओके, और फिर बाद में है ये सूट, तो सूट मतलब कार्बन पार्टिकल्स सिंपली, तो ये सारे मेजरली स्मोक में होते हैं, ये भी हमारे एयर का एक पार्ट है। ओके, इसके अलावा कई सारी चीजें होती है स्मोक में। चलो आगे बढ़ते हैं। इम्प्यूरिटीज, तो डस्ट पार्टिकल्स और स्मोक के अलावा और गैसेस के अलावा इम्प्यूरिटीज भी पाई जा सकती है। इम्प्योर गैसेस हो सकते हैं जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S वाला गैस, ओके, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, ये भी। अब इनके ये जो पूरा मिक्सचर है, ओके, गैसेस का, डस्ट पार्टिकल का, स्मोक का, इम्प्योर गैसेस का, ओके, तो ये जो सारा है, मैं इसको मिक्सचर क्यों कह रहा हूँ? ओके, हम लोग ने मिक्सचर्स और कंपाउंड्स के बीच का फर्क तो समझा है। ओके, थोड़ी मतलब कुछ चैप्टर्स पहले ही, एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर वाले चैप्टर में, करेक्ट। तो फिर भी अब ये मिक्सचर क्यों है, इसको फटाफट एक बार जान लेते हैं। तो सबसे पहले क्यों मिक्सचर है भाई, कंपोजिशन जो है हमारे एयर का वो बदलता है। ओके, अलग अलग जगह पे अलग अलग कंपोजिशन होगा एयर का। कैसे मैं बता सकता हूँ सर, आप कैसे बता पा रहे हो ये सब? ओके, क्या है आपके पास प्रूफ? चलो मैं बता देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ आपको। ओके, तो समझने में आसानी होगी। देखो, अगर आप कोई ऐसे एरिया में गए जहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज वगैरह है, तो आपको ना वैसे ही सांस लेते टाइम पर कई सारी अलग अलग स्मेल्स आएंगी। ओके, तो उसमें कई सारे अलग अलग गैसेस है जिसकी एकदम गंदी सी स्मेल आती रहती है। ओके, या फिर बहुत मतलब डस्ट पार्टिकल या फिर स्मोक वगैरह रहेगा इंडस्ट्रियल एरिया में। पर वही वही आप जाओ गांव जैसे एरिया में, एकदम फ्रेश मस्त लगेगा आपको। ओके, तो वहां के एयर में ये स्मोक, डस्ट पार्टिकल्स, इंप्यूरिटीज वो सब कुछ नहीं है। तो कंपोजिशन अलग अलग हुआ ना, वहां के एयर में ये सब है, यहाँ के एयर में ये सब नहीं है। ओके, तो यहाँ का एयर का कंपोजिशन निकालेंगे तो ये कंपोनेंट्स आएंगे, स्मोक, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह। गांव के एयर का कंपोजिशन निकालेंगे तो उसमें तो नहीं है, तो कंपोजिशन तो वेरी हो रहा है जगह से जगह पर। और कंपाउंड में कंपोजिशन वेरी होता है क्या कभी? बिल्कुल नहीं, कंपोजिशन एकदम फिक्स रहता है। मिक्सचर का कंपोजिशन वेरिएबल होता है। ओके, हमारे ऊपर है भाई, जो मिक्सचर बनाना है उसमें कितना कंपोनेंट लेना है हम डिसाइड कर सकते हैं, करेक्ट। वैसे ही टाइम के हिसाब से भी ये चेंज होता है इसका कंपोजिशन। कैसे? अब सपोज आप रह रहे हो उस जगह पे, समर सीजन है, तो हमारे एयर के अंदर मैंने बोला ना वाटर वेपर भी होता है, तो समर सीजन में वाटर वेपर कम होता है, पर वही रेनी सीजन में वाटर वेपर की मात्रा ज्यादा होती है, इसीलिए थोड़ा क्लाइमेट ह्यूमिड सा हो जाता है। ओके, क्लियर? बात समझ में आ गई? तो थोड़ा फर्क है। ओके, हमारे एयर के कंपोजिशन में आते जाता है जगह और टाइम के हिसाब से। तो कंपोजिशन बदल रहा है मतलब भाई कंपाउंड तो नहीं है, मिक्सचर ही है, क्योंकि मिक्सचर का कंपोजिशन वेरी होता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज भाई, एयर के कंपोनेंट्स जो होते हैं ना, वो अपनी प्रॉपर्टीज रिटेन करके रखते हैं। तो मिक्सचर में भी हम लोगों ने समझा था कि कंपोनेंट्स जो होते हैं मिक्सचर के, वो अपनी प्रॉपर्टीज रिटेन करते हैं, प्रॉपर्टीज छोड़ते नहीं है, करेक्ट। तो वैसे ही एयर के भी कंपोनेंट्स वैसे ही करते हैं, हमारे प्रॉपर्टीज, इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज छोड़ते नहीं। ऑक्सीजन अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी छोड़ता नहीं है। ओके, तो भाई ये तो भाई कंपाउंड नहीं हो सकता, क्योंकि कंपाउंड के केस में क्या होता है, कंपाउंड में भाई जो कंपोनेंट से कंपाउंड बना होता है, एलिमेंट से वगैरह, ओके, एलिमेंट से कंपाउंड बना होता है, उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज छूमंतर हो जाती है कंपाउंड के अंदर। पर यहाँ पर मिक्सचर में हमको पता है कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज वैसी की वैसी रहती है, तो इसके भी कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज वैसी की वैसी रहती है, मतलब ये भी मिक्सचर है, करेक्ट। और लास्टली हम एयर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। ओके, तो मिक्सचर्स को हम लोग फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। सपोज आयरन और सल्फर का ही मिक्सचर लिया, मैग्नेट घुमा दिया, आयरन सेपरेटेड, सल्फर सेपरेटेड, करेक्ट।
तो फिजिकल मेथड हो गया ये। ओके, तो इसी तरह एयर के भी कंपोनेंट्स को फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। कौन सा वाला फिजिकल मेथड है? ओके, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। ओके, किस किस को? ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को, आर्गन को। ओके, जो एयर के अंदर प्रेजेंट है उनको कर सकते हैं। अब ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है ना, इसमें जाएंगे नहीं हम लोग, घुसेंगे नहीं अभी। ओके, बस आपको एक ग्लिम्स बताना था मुझे कि भाई कंपोनेंट कैसे सेपरेट करते हैं। इसको हम लोग पढ़ेंगे अगले साल क्लास 7 में। ओके, अच्छे से एकदम। ओके, मेथड्स ऑफ सेपरेशन में ही देखेंगे हम लोग, जब हम लोग मिक्सचर्स पढ़ेंगे तब। क्लियर? चलो, तो ये था भाई इसका एक्सप्लेनेशन कि भाई एयर मिक्सचर क्यों है, क्योंकि मिक्सचर के ही कंपोनेंट्स हम लोग फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, कंपाउंड के कंपोनेंट्स हम लोग फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। वाटर में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हम लोग फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। तो इसीलिए देखो, मिक्सचर के कंपोनेंट्स हम लोग फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, इसके भी कंपोनेंट्स हम लोग कर पा रहे हैं, मतलब ये भी मिक्सचर है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एयर मिक्सचर क्यों है। तो किसी ने भी आपसे पूछा एयर मिक्सचर क्यों है भाई, तो ये 3 चीजें चिपका दो उनको, खत्म। तो अब हम लोग ने तो सीखा भाई कि एयर में क्या क्या होता है, पर फिर थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करके या फिर थोड़ा बहुत ओके डेमोन्स्ट्रेशन से समझ के हम थोड़ा समझ पाएंगे कि भाई एयर में ये सब चीजें हाँ सचमुच में होती है कि नहीं, हम लोग थोड़ा चेक कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले भाई एयर में ऑक्सीजन होता है कि नहीं ये हम लोग चेक कर सकते हैं। कैसे? अब देखो, ऑक्सीजन की पहले एक ये जबरदस्त प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए कि ऑक्सीजन जो होता है ना बर्निंग के लिए अत्यंत जरूरी होता है, बहुत बहुत जरूरी होता है। ओके, बर्निंग ऑक्सीजन के बिना नहीं होगी। ओके, ऑक्सीजन खलास, बर्निंग खत्म, ऐसा होता है। ये भी हम लोग आगे देखेंगे, पर फिलहाल ये चीज समझ लेना, याद रखना कि भाई ऑक्सीजन खत्म, बर्निंग खत्म। अगर बर्निंग हो रही है, अगर कोई चीज जल रही है, मतलब वहां पर ऑक्सीजन है, इसका मतलब ये होता है। करेक्ट? तो देखो अब, ओके, अब इंटरेस्टिंग चीज मैं बताऊंगा। सबसे पहले ये देखना, ओके, तो मेरे पास कैंडल्स है, मैंने मैचस्टिक लिया और कैंडल्स को जलाना शुरू कर दिया। अब कैंडल्स अगर यहां पर जल रही है, सबसे पहले मैचस्टिक ही जली अगर, ओके, तो ही इसका मतलब है भाई ऑक्सीजन उस जगह पे है। पर फिर भी चलो, जली हुई चीज कोई लेके आया हूं मैं, ओके, और इस एरिया में लेके आया हूं मैं, तो वो खुद भी बुझ जाएगी। कैंडल को तो जलाना दूर की बात है, पर फिर भी अब यहां पर एयर है तो इसलिए मैचस्टिक भी जल गई, कैंडल भी जल गई हमारी। ओके, अगर एयर नहीं होता तो जिस जहां पर एयर होता वहां पर मैचस्टिक जलेगी, पर वहां से अगर सॉरी जहां पर ऑक्सीजन होता वहां पर मैचस्टिक जलेगी एयर में, पर वहां से अगर हम लोग उस जगह पे लेके आए जहां पर एयर में ऑक्सीजन नहीं है, तो मैचस्टिक खुद ही बुझ जाएगी। ओके, तो कैंडल तो दूर की बात है। क्लियर? तो ये चीज थोड़ी सी मुझे बतानी थी। तो आप कैसे चेक कर सकते हो? तो आपने देखा होगा कई मूवीज वगैरह में, या फिर कहीं आप मतलब जहां पर भी आपने कोई मतलब ऑडियो विजुअल्स वगैरह देखे होंगे सपोज, ओके, मूवीज सीरीज में या फिर कहा, तो बचपन में छोटे छोटे बच्चों की जो मूवीज होते हैं उनमें भी केव्स में जाते जाते कोई ऐसा एकदम बड़ा सा आदमी, ओके, हाथ में कुछ ऐसे केव में जाते जाते एक लकड़ी को जला के हुए लेके जाएगा। करेक्ट? तो क्या है इसके पीछे का लॉजिक? देखो, केव में जाते जाते अगर लकड़ी को जलाए हुए लेके जा रहे हैं हम लोग, तो देखो केव के अंदर 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 एयर जो है ना वो कम 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 होगी। करेक्ट? तो ऑक्सीजन की मात्रा कम 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 होती जाती है। अब कहां तक ऑक्सीजन है वो कैसे पता चलेगा? जब तक हमारे हाथ में जो लकड़ी जल रही है तब तक हमें पता है कि भाई ऑक्सीजन है यहाँ तक। जब लकड़ी बुझना शुरू हो जाए, थोड़ी कम जलना शुरू हो जाए, तो समझ जाना है कि भाई ऑक्सीजन की मात्रा कम कम हो रही है। और जब लकड़ी हमारी बुझना ही बंद हो जाए तो समझ जाना है कि यहाँ से आगे खतरा है, ऑक्सीजन बहुत 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 कम है, तो इसलिए जलना बंद हो गया। तो यहाँ से आगे जाएंगे तो हमें सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं है। ओके, तो केव में इसीलिए इस चीज का एप्लीकेशन यूज करते हैं लोग। ओके, ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर बर्निंग, तो उसी का इस्तेमाल करके समझने की कोशिश करते कि कहां तक एयर में ऑक्सीजन है। ओके, जहां तक जल रही है हमारी लकड़ी वहां तक ऑक्सीजन है एयर में। करेक्ट? तो अगर आज आपके आजू बाजू में तो ऑक्सीजन पक्का है, नहीं तो हम जिंदा ही नहीं रह पाते। ओके, क्योंकि हम लोग सांस जब लेते हैं हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है, इसीलिए सांस लेते हैं हम लोग। ओके, तो अगर ऑक्सीजन खत्म हो गया आजू बाजू का तो हम लोग भी खत्म हो गए। ओके, क्योंकि सांस ही नहीं ले पाएंगे। करेक्ट? चलो, तो इस तरह से ऑक्सीजन का प्रेजेंस हम लोग ने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी एयर में होता है, इसका भी प्रेजेंस कुछ समझने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए क्या करना है मालूम है हम लोग को? हम लोग ना एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, ओके, और उस टेस्ट ट्यूब को ना 2 होल वाले कॉर्क से फिट करेंगे। ओके, तो मैंने कॉर्क लिया है, 2 होल वाला कॉर्क सपोज, और मैं उससे फिट कर रहा हूं टेस्ट ट्यूब। ठीक है, चलो, तो ये 2 होल्स हैं मेरे कॉर्क में। अब दोनों भी होल्स में मैं क्या करूंगा, मैं एक में ना एक ऐसी लंबी सी ट्यूब अंदर डालूंगा, ओके, टेस्ट ट्यूब के, और दूसरे वाले होल में से मैं एक
थोड़ी हाइट में छोटी वाली ट्यूब बाहर निकालूंगा। ओके, ये लंबी सी ट्यूब एकदम अंदर क्यों, छोटी वाली बाहर क्यों, समझ में आ जाएगा आपको। ओके, क्योंकि मैं ये सब करने से पहले क्या करूंगा, इस टेस्ट ट्यूब में ना इतने लेवल तक लाइम वाटर लूंगा। ठीक है, तो जितने लेवल तक मैंने लाइम वाटर लिया है, जो लंबी सी ट्यूब है वो लाइम वाटर के अंदर जानी चाहिए, जो छोटी वाली दूसरी वाली ट्यूब है ना वो लाइम वाटर के ऊपर होनी चाहिए। अब ये लाइम वाटर क्या होगा सर, क्या है लाइम वाटर, आप इतना देर से बता रहे हो। तो ये जो लाइम वाटर है ना, ये कुछ नहीं, ये ना हमारा एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम का कंपाउंड है। ओके ओके, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम का कंपाउंड अगर हम लोग इसको पानी में ओके घुलने की कोशिश करेंगे तो ये पानी में घुल जाएगा। ओके, वैसे तो ये पूरा का पूरा नहीं घुलता, तो थोड़े ही अमाउंट में लेना है हमें और बहुत सारे ढेर सारे पानी में डालना है, तो ये घुल जाएगा। और फिर घुलने के बाद जो हमें मिलेगा ना, उसी को हम लोग लाइम वाटर कहते हैं। ओके, क्लियर। तो ये लाइम वाटर हम लोग ने लिया है। अभी ये सब क्यों कर रहे हैं हम लोग, भाई कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं वो देखने के लिए। अब थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि हमको कार्बन डाइऑक्साइड सच में है कि नहीं, हम लोग कैसे पता कर सकते हैं इससे। तो क्या करना है, ओके, ये वाला जो ट्यूब है इससे हम लोग एयर को पास करेंगे अंदर। ओके, तो उसके लिए हम लोग एयर का सोर्स ले सकते हैं। ओके, अब देखो आपको ये पता होगा बलून्स को फिल करने के लिए आजकल बहुत सारे वो फिलर्स आते हैं, एयर फिलर्स। ओके, मतलब मैं उसको एयर फिलर करके नाम दे रहा हूँ, उसको कुछ और भी नाम होंगे। तो उससे हम लोग आसानी से बलून का क्या करते हैं, एंड हम लोग उस नोजल पर लगाते हैं और मस्त फुला देते हैं बलून को, तो मुंह से फूकने की जरूरत नहीं है बलून को ब्लो करने के लिए। करेक्ट, वैसे ही उस टाइप की चीज़ों को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं और एयर को अंदर पास करवा सकते हैं। तो एयर अंदर जाएगा तो बबल्स आएंगे, क्योंकि हमको तो पता है भाई एयर जाएगा तो पानी के अंदर जाएगा एयर, तो पानी सर तरीके से सराउंड करेगा और बबल्स निकलेंगे बाहर। ओके, और जो बाहर एयर निकलेगा उसको जाने के लिए ये दूसरी वाली पाइप, तो इसीलिए वो बाहर रखनी है हमें, ताकि बाहर जो एयर निकले वो बाहर से निकल जाए। और ये जो एयर है वो हम चाहते हैं कि डायरेक्ट अंदर लाइम वाटर के अंदर जाए। ओके, अब इस एयर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो ये जो लाइम वाटर आपको दिख रहा है ना, ये ना मिल्की हो जाएगा, एकदम क्लियर सा दिखता है। ये कैसे दिखता है, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखो ऐसे एकदम क्लियर दिखता है ये लाइम वाटर। पर अगर हम लोग जो पास कर रहे हैं एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो वो कुछ ऐसे दिखेगा, मिल्की हो जाएगा थोड़ी देर के बाद, एकदम दूध जैसा। ओके, अगर ये ऐसा हुआ इसका मतलब हमारे एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है। अब ऐसा क्यों हो रहा है सर, तो एक छोटी सी चीज मैं आपको समझा देता हूँ। ओके, जब भी हम लोग इस लाइम वाटर के अंदर, ओके मैं ऐसे लिख देता हूँ, लाइम वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाते हैं हम लोग। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम लोग पास करवाते हैं, तो ये ना कुछ व्हाइट कलर का ना सब्सटेंस प्रोड्यूस कर देता है। ओके, जिसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। ओके, ये एक अलग सा नया कंपाउंड है। ओके, तो जान मतलब मैं इसके फॉर्मूलाज नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि अभी फिलहाल इतनी जरूरत तो है नहीं, आप क्लास 6 में ही हो, छोटे छोटे हो। ओके, आगे आगे पढ़ते जाओगे। ओके, हम लोग ने फिर भी कई सारे कंपाउंड्स के फॉर्मूलाज देखे हैं, तो आपको अगर क्यूरियोसिटी होगी तो मैं इसका फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट ऐसा कुछ होता है। ओके, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं लाइम वाटर से, तब कैल्शियम कार्बोनेट का सब्सटेंस ऐसा फॉर्म होता है जो व्हाइटिश कलर का होता है। ओके, तो ये व्हाइटिश कलर का सब्सटेंस की वजह से ऐसा व्हाइटिश हो जाता है हमारा क्लियर सॉल्यूशन। ओके, और फिर मिल्की दिखने लगता है। क्लियर हो गई बात। तो ये सिंपल सा लॉजिक समझना था कि भाई क्यों मिल्की हो रहा है, ये भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा खेल खेलता है। तो अगर हमारे एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है तो ही लाइम वाटर के साथ वो कुछ ना कुछ मिली भगत करेगा। ओके, कुछ ना कुछ ओके इंटरैक्ट करेगा और फिर ऐसा कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। ओके, जो जो ऐसी पड़ा रहेगा हमारे सॉल्यूशन में। ओके, हमारे हमारे इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो लाइम वाटर है उसमें। ओके, और फिर बाद में ऐसे ही बनते जाएगा तो मिल्की हो जाएगा। ओके, पर अगर अगर हमारे एयर में ये नहीं होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ओके अगर नहीं होगा तो लाइम वाटर ही रहेगा। ओके, तो मिल्की नहीं होगा। समझ में आ गई बात। तो कैसे समझना है कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं है एयर में। अगर लाइम वाटर ही रहा तो इसका मतलब लाइम वाटर अगर लाइम वाटर ही रहा, ओके कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तब मिल्की होगा, अगर नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो अगर हमारे एयर में ही कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ओके तो लाइम वाटर ही रहेगा। पर अगर एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो उसके साथ इंटरैक्ट करके कुछ ऐसा व्हाइटिश सब्सटेंस बनाएगा जिसकी वजह से मिल्की हो जाएगा हमारा लाइम वाटर। ओके, समझ में आ गई बात। तो ये इंटरैक्शन यूज करके हम लोग समझ सकते हैं कि भाई एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं है। ओके, इसके अलावा
इंटरेस्टिंग सा और एक कंपोनेंट हम लोग देखेंगे, जैसे ऑक्सीजन देखा, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस देखा, एयर में है पक्का, वाटर वेपर भी पक्का होता है कि नहीं, सिंपल सी चीज है। ठंडी के मौसम में आप जो भी विंडोज लगाते होंगे आपके घर के, तो उस विंडोज के बाहर, मतलब घर के बाहर तो काफी ठंडी होती है, घर के अंदर थोड़ा बहुत गर्म एनवायरमेंट हो जाता है। ओके, क्योंकि क्या है, अंदर एरिया उतना ही है, एयर उतना ही रहेगा, तो बाहर तो एयर बहुत ज़्यादा है, मतलब फ्लो होते रह रहा है, एयर वही नहीं टिका रह रहा है, पर अंदर घर के अंदर जो एयर है वो ही टिका रहता है, तो थोड़ा बहुत हीटअप हो जाता है घर के अंदर का एयर। तो क्या होगा, बाहर का जो एयर है वो ठंडा है, अंदर का जो एयर है वो इतना ठंडा नहीं है, तो अंदर के एयर में जो वाटर वेपर रहेगा ना, वो आपकी विंडो के अंदर के साइड पर आपको ऐसे ये ड्रॉपलेट्स दिखेंगे। ओके, देखना कभी भी ऑब्जर्व करना, तो टच करते ही विंडो के स्लाइड्स को ऐसे पानी लगेगा आपके हाथों को। तो ये ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे घर के अंदर जो एयर है उसमें जो वाटर वेपर है, ओके, वो क्या हो रहा है, बाहर विंडो के बाहर बहुत ठंड है, तो बाहर की ठंड ग्लास को ठंडी कर रही है, और इस ठंडे ग्लास के कांटेक्ट में जैसे ही हमारा वाटर वेपर आ रहा है, तो वो क्या हो रहा है, हमको तो पता है वाटर वेपर को ठंडा करेंगे हम लोग तो लिक्विड वाटर बन जाएगा, तो वही लिक्विड वाटर बन रहा है, इसको कंडेंसेशन कहते हैं ना हम लोग, तो कंडेंसेशन होता है, करेक्ट। तो एयर में जो वाटर वेपर है उसका कंडेंसेशन हो जाता है, और इससे हमको पता चलता है कि भाई हाँ सच में एयर में वाटर वेपर है। अगर ऐसा कुछ नहीं दिखा हमें तो इसका मतलब एयर में वाटर वेपर नहीं होता, पर ऐसा तो होता है, दिखता है हमें, तो इसका मतलब एयर में वाटर वेपर है। क्लियर। इसके अलावा एक सिंपल सी चीज, एयर में डस्ट पार्टिकल है कि नहीं वो भी समझ सकते हैं हम लोग। भाई बंद किए गए रूम में, बहुत दिनों से बंद की गई रूम में जाओ, थोड़ा सा कोई खिड़की या दरवाजा का ओपन करो जिसमें से अगर सनलाइट आए, तो ऐसे सनलाइट अगर आप जो को दिखेगी ना, तो इस सनलाइट में से शाइनिंग पार्टिकल्स दिखेंगे आपको एकदम, ओके, दौड़ रहे एकदम पागलों की तरह रैंडम मोशन में, देखा था हम लोग ने, इसको क्या कहते हैं, ओके, इसी मूवमेंट को क्या कहते हैं, बताओ बताओ मुझे जल्दी जल्दी जल्दी। ओके, करेक्ट, ब्राउनियन मोशन, समझ में आ गई बात। तो zigzag मूवमेंट या फिर रैंडम मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स विच आर सस्पेंडेड इन द मीडियम, इसको ब्राउनियन मोशन कहते हैं, हम लोग ने पढ़ा था राइट मैटर वाले चैप्टर में। तो उसी से हम लोग को समझ में आएगा, देखो कि यहाँ पर एयर में डस्ट पार्टिकल्स भी है, क्योंकि रूम के अंदर का जो एयर है उसमें डस्ट पार्टिकल्स है, इसलिए वो रैंडम मोशन में आ रहे हैं और ब्राउनियन मोशन भी दिखा रहे हैं हमें। ओके, तो सिंपल था भाई, रूम के अंदर जाओ और फिर सनलाइट को आने दो, हमको डस्ट पार्टिकल्स दिखाई देंगे, डस्ट पार्टिकल्स दिखाई दे रहे मतलब एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स है, खत्म। ओके, क्लियर। तो बच्चों अब देखते हैं हम लोग हमारे जो एयर के अंदर जो कंपोनेंट्स है, ओके, या फिर हमारे एटमॉस्फेयर में जो कंपोनेंट्स है, ओके, उनमें से हम लोग कंपोनेंट्स के एक एक करके यूजेस देखेंगे। तो पहले कंपोनेंट मैंने लिया है ऑक्सीजन। अब क्योंकि देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसलिए मैंने पहला उसको चुन लिया है, और इस वीडियो में हम लोग यहाँ तक ही देखेंगे, ऑक्सीजन के ही यूजेस देखेंगे, बाकी के कंपोनेंट्स के यूजेस अगले वीडियो में। ओके, तो ये बस खत्म होने वाली चीजें, अब देखो मजा आना शुरू हो जाएगा और इंटरेस्टिंग चीजें समझ में आएंगी। तो ऑक्सीजन में क्यों बोल रहा हूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, बस आप खुद ही थोड़ा थोड़ा, मतलब ज्यादा नहीं, थोड़ी देर के लिए जहां तक आप कंट्रोल कर पा रहे हो तब तक आप आपका नाक, ओके, ऐसे और मुंह बंद कर दो। ओके, और देखो क्या कैसे फील हो रहा है आपको, ज्यादा देर नहीं, जब आपको थोड़ा सा अनईजीनेस फील होए छोड़ दो। क्योंकि ये क्यों मैं बता रहा हूं करने के लिए, क्योंकि आपको रियलाइजेशन हो जाए कि बिना एयर अंदर लिए हम कितना ज्यादा अनईजी फील कर लेंगे, और अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ऑर्गेनिजम्स, मतलब हम भी, ओके, हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो हमारे जैसे ही जो भी आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिख रहे हैं, ओके, ये सारे के सारे एयर को अंदर लिए बिना, मतलब इन शॉर्ट ऑक्सीजन के बिना जिंदा नहीं रह सकते। एयर में से हम लोग ऑक्सीजन लेते, तो ऑक्सीजन के बिना जिंदा नहीं रह पाएंगे। ओके, तो ऑक्सीजन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब ऑक्सीजन के बिना क्यों नहीं जिंदा रह सकते, क्या है मतलब ऐसा कि हमारा बॉडी या फिर ऑर्गेनिजम्स का बॉडी ऑक्सीजन अंदर लेना चाहता है। ओके, क्यों, क्या जरूरत है भाई ऑक्सीजन की, क्योंकि हमें या फिर बाकी के ऑर्गेनिजम्स को रेस्पिरेशन नाम की चीज करनी होती है, एक प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन, ओके, वो करनी होती है। अब ये रेस्पिरेशन होता क्या है आप कहोगे सर, ओके, रेस्पिरेशन बता देता हूं मैं आपको क्या होता है, सिंपल सी चीज है, हम सभी खाना खाते हैं, करेक्ट, तो आपको जो चाहिए वो आप खा लेते हो, ओके, जो भी चाहिए वो खाने के बाद, वो बात अलग है कि आप मम्मी पापा का सुनते नहीं रहोगे, ओके, पिज्जा वगैरह वो सब खाने के लिए आप तो एकदम शौकीन रहोगे, अच्छी भी खाना खाना चाहिए। ओके, तो ये सब खाना खाने के बाद खाना डाइजेस्ट हो जाता है, एक सिंपल सी चीज है। ओके,
और ये डाइजेस्ट हुआ हुआ जो खाना है, ओके, ये हमारे जो ऑक्सीजन जो हमें चाहिए उसके साथ ये रिएक्ट करता है। ओके, तो अब समझ में आ रही है थोड़ी सी बात आपको कि ऑक्सीजन क्यों चाहिए हमें? ऑक्सीजन चाहिए क्योंकि हमारे खाने के साथ वो कुछ इंटरैक्शन करे। और ये इंटरैक्शन क्यों करे भाई? आप कहोगे क्यों करे? क्योंकि ये ही इंटरैक्शन करने के बाद हमें मिलेगी द वेरी मच प्रिय एनर्जी। बहुत हमें सख्त जरूरत जिसकी है वो चीज मिलेगी जो कि है एनर्जी। ओके, तो आप भले ही बैठे हो, सोए हो, ओके, आप भले ही चल नहीं रहे हो, कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हो, फिर भी अगर आप बैठे हो, सोए हो, फिर भी आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए। क्यों चाहिए? बॉडी के अंदर कितने ही सारे प्रोसेसेस चलते रहते हैं, बहुत सारे। अब ये बहुत सारे प्रोसेसेस को चालू रखने के लिए जैसे जैसे कोई बाइक रहेगी, जैसे कोई गाड़ी रहेगी, उसको चालू रखने के लिए क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, जो भी चाहिए। तो इसी तरह हमारे बॉडी को भी चालू रखने के लिए चाहिए फ्यूल, जो कि है हमारा एनर्जी। ओके, एनर्जी चाहिए, करेक्ट। तो फ्यूल तो हमारा खाना है और उससे हमें एनर्जी मिल रही है। जैसे कि गाड़ी में भी फ्यूल पेट्रोल है, उससे एनर्जी मिल रही है, गाड़ी चल रही है। तो जो एनर्जी मिल रही है, ओके, वो चाहिए हमें चीजों को रन करने के लिए, हमारे अंदर के प्रोसेस को रन करने के लिए। अब थोड़ा सा सोचो, अगर ऑक्सीजन, ओके, हम लोग यूज नहीं करते, ओके, यहाँ पर ऑक्सीजन का रोल देखो, अगर ऑक्सीजन, ओके, हम लोग नहीं हमारे बॉडी के अंदर ले रहे हैं, तो ये जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, जो खाना है, जो हमारा फ्यूल है, जो हमारा पेट्रोल है बॉडी के अंदर का, वो हमें एनर्जी ही नहीं दे पाएगा, करेक्ट। तो विदाउट ऑक्सीजन क्या होगा? जो खाना हम लोग खा रहे हैं वो हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे टू प्रोड्यूस एनर्जी, और एनर्जी नहीं मिलेगी तो इंसान या फिर ऑर्गेनिजम्स कैसे जिंदा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। अंदर की प्रोसेस ठप करके बंद पड़ जाएगी, जैसे गाड़ी भी बंद पड़ जाती है, करेक्ट। तो गाड़ी बंद पड़ गई मतलब खत्म। तो वैसे ही हमारे ऑर्गेनिजम्स में जो भी प्रोसेसेस बंद पड़ गए विदाउट एनर्जी के वजह से, मतलब एनर्जी के अभाव की वजह से, अगर हमारी प्रोसेस अंदर की बंद पड़ गई तो खत्म, ऑर्गेनिजम्स भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। इसीलिए ऑर्गेनिजम्स जिंदा नहीं रह पाते, कई बस फ्यू मिनट्स के लिए ही जिंदा रह पाते, उसके बाद तो बस खत्म बात। उनको चाहिए ही चाहिए, क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ओके, तो इसके लिए हम इंसान क्या करते हैं? अंदर एयर लेते हैं, ओके, और सांस छोड़ते भी हैं। ओके, तो जो अंदर एयर लेने की प्रोसेस है उसको इनहेलेशन कहते हैं। ओके, इनहेलेशन। और जो हम लोग सांस छोड़ते हैं उसको एक्सहेलेशन कहते हैं। तो अब बात समझने की कोशिश करना बच्चों, देखो, ओके, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी सी, एकदम एकदम। तो आप थोड़ा ध्यान देके समझोगे तो खत्म, बात खत्म। तो इनहेलेशन जब हम लोग कर रहे हैं, अंदर एयर जब हम लोग ले रहे हैं, तो हमारा मोटिव क्या है वो याद रखना है हमें। ओके, इनहेलेशन होती है किस चीज के लिए? भाई ऑक्सीजन को अंदर लेने के लिए। ओके, ओके, बात समझ में आई। और ये जो एक्सहेलेशन हो रही है ना, वो उसमें उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है मालूम है? वो बताता हूं मैं आपको। जब भी ये फूड मटेरियल, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो होता है, सपोज जैसे कि ग्लूकोज, वो ऑक्सीजन के साथ उसका कुछ इंटरेक्शन होने के बाद जो एनर्जी मिल रही है ना, उसके साथ और भी ऐसी कुछ चीजें हैं जो हमें चाहिए तो नहीं है पर फिर भी बन जाती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, वाटर तो बनता ही है। ओके, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी देता है। इसमें से ये सारी चीजें तो मैंने बता दी आपको, एनर्जी की बात भी बता दी मैंने। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, वाटर तो चलो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, पर कार्बन डाइऑक्साइड कुछ काम का नहीं है हमें। तो ये जो काम की नहीं वाली जो चीज है ना, वो हम लोग जब एक्सहेलेशन करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, तब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को, हमारे बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है ना, वो उसको हम लोग छोड़ देते हैं बाहर। ओके, तो अब इंटरेस्टिंग सी चीज ये है कि कुछ कुछ लोगों को क्या लगता है मालूम है, मतलब अक्सर बच्चों में एक मिसकंसेप्शन है, ओके, होता है, उनको लगता है कि भाई जो एनिमल्स है, ओके, वो क्या करते हैं भाई? ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, करेक्ट, वो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देते हैं। जैसे कि हम लोग ने अभी अभी देखा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देते हैं। जैसे कि हम लोग ने अभी अभी देखा ना, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन अंदर लिया जाता है, ओके, राइट। देखो हम लोग ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं, इनहेलेशन कर रहे हैं ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं हम लोग, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ रहे हैं। ओके, तो ऐसे लगता है कई लोगों को कि भाई प्लांट्स भी क्या करते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स उल्टा करते हैं कुछ। प्लांट्स जो है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं, ओके, और ऑक्सीजन बाहर छोड़ देते हैं। बड़े दयालु होते हैं ना प्लांट्स, इसीलिए।
तो प्लांट्स भी ऐसा फॉलो करते हैं और इसी तरह रेस्पिरेशन करते हैं। तो उनके रेस्पिरेशन में उनको लगता है शायद कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रहा है, ओके, यहाँ पर फूड मटेरियल के साथ रिएक्ट कर रहा है और फिर बाद में ऑक्सीजन, वाटर और एनर्जी दे रहा है। बिल्कुल गलत। याद रखना, मैंने ये जो चीज बताई ना थोड़ी देर पहले, ये सारे ऑर्गेनिजम्स के मतलब ये जो है ना, ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए भी एप्लीकेबल है। भले वो ऑर्गेनिज्म प्लांट हो या फिर एनिमल हो, वो ऑक्सीजन अंदर लेने के लिए ही, मतलब ऑक्सीजन ही अंदर ओके यूज होगा, फूड मटेरियल के साथ रिएक्ट होगा और बनेगा रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन रिएक्ट करता है हमारे डाइजेस्टेड फूड मटेरियल के साथ और हमें एनर्जी देता है अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इसी को कहते हैं हम लोग रेस्पिरेशन। ओके, और सारे और जो प्लांट्स एंड एनिमल्स है, ये पैटर्न दोनों प्लांट्स और एनिमल्स यही चीज फॉलो करते हैं। अंदर ऑक्सीजन जो ले रहे हैं वो फूड मटेरियल के साथ रिएक्ट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, ओके, प्रोड्यूस होता है। ओके, तो प्लांट्स भी कुछ अलग नहीं करते, प्लांट्स भी ऑक्सीजन ही ओके अंदर लेते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं फूड मटेरियल को रिएक्ट करने के साथ, फूड मटेरियल के साथ रिएक्ट करने के साथ, और उस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं जो वो भी बाहर छोड़ते हैं हमारे ही तरह। तो फिर ये कहाँ सुना होगा आपने? ओके, ये आपने एक अलग प्रोसेस है जिसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस, इसके बारे में कुछ सुना होगा और इसको आप कंफ्यूज, खुद के मन में दिमाग में कंफ्यूजन ला रहे होंगे कि भाई फोटोसिंथेसिस को आप रेस्पिरेशन के साथ कंफ्यूज कर रहे होंगे। ओके, ये भी होता है, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन भी देते हैं, ओके, पर ये अलग प्रोसेस में देते हैं। अब ये जो प्रोसेस होता है ना फोटोसिंथेसिस, इसमें प्लांट्स अपने लिए खाना बनाते हैं। तो समझ में आई बात? प्लांट्स अपने लिए खाना बनाते हैं भाई फोटोसिंथेसिस में। ओके, तो किसी ने पूछा तो एक सिंपल सा फर्क है भाई फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में। अभी के लिए मैं बस इतना बता देता हूं आपको, फोटोसिंथेसिस में खाना बनता है। ओके, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में खाना खुद के लिए बनाते हैं। ओके, वो खाना हम भी खा लेते हैं, राइट? मतलब प्लांट का कौन सा पार्ट हम लोग नहीं खाते? ओके, पत्तियों से लेके सब कुछ हम लोग खा ही लेते हैं। ओके, तो प्लांट्स खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस में और वही खाना जो डाइजेस्ट होता है ना, ओके, तो ये जो खाना बनता है ना, ओके, तो यही खाना जो है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एनर्जी बनाता है। ओके, जो प्लांट्स खुद भी यूज करते हैं, उनके अंदर जो प्रोसेसेस चल रहे हैं उनको चालू रखने के लिए, ताकि उनकी भी गाड़ी चलती रहे और वो जिंदा रहे। करेक्ट? तो बात समझ में आई आपको? प्लांट्स भी बिल्कुल एनिमल्स की तरह ही रेस्पिरेशन जब करते हैं तब ऑक्सीजन ही अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पर जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं। तो ये छोटी सी मिसकंसेप्शन आपके दिमाग में ना हो, इसीलिए मैंने ये चीज ऐड कर दिया अभी। ओके, तो दूसरा महत्वपूर्ण इस्तेमाल या फिर यूज ऑक्सीजन का है भाई कंबशन के लिए, बर्निंग के लिए। ओके, तो ये जो कंबशन मतलब क्या होता है? कंबशन मतलब सिंपली बर्निंग, यूजुअली एयर या फिर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ओके, क्लियर? तो बस बर्न होना इन एयर और ऑक्सीजन, राइट? इतना ही है कंबशन। तो अब मैंने पहले बताया था ऑक्सीजन बहुत ही अत्यंत जरूरी है भाई बर्निंग के लिए। ओके, तो कितना जरूरी है कैसे समझ सकते हैं हम लोग? एक छोटी सा एक्सपेरिमेंट है जो आप मेरे साथ कर सकते हो, मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा और उससे आपको समझ में आएगा कि भाई ऑक्सीजन कितना जरूरी है फॉर बर्निंग। क्लियर? तो बच्चों, अब हम लोग, मैं तो आपको एक छोटी सी चीज बताने वाला था, तो आप भी यही करना। मैं जब आप कर रहा हूं आपके साथ, कैंडल लो सिंपली। ओके, अब हम लोग समझना चाह रहे हैं कि भाई बर्निंग सचमुच ऑक्सीजन के बिना होती है या नहीं। करेक्ट? तो उसके लिए सिंपली कैंडल लो। अब मेरे पास भी एक मैच बॉक्स है, आप चाहिए तो लाइटर यूज कर लो, जो भी करना यूज करो, और बस कैंडल को जलाओ। ओके, तो कैंडल को जलाने के बाद अब ये तो जल रही है, इसका मतलब यहाँ पर आजू बाजू में ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होगा तो बर्निंग नहीं होगा। पर अब मैं क्या करूंगा? अब मैं ये ग्लास रखूंगा इसके ऊपर उल्टा, आप भी वही करना और देखना कि कितने देर तक हमारा कैंडल जिंदा रह पा रहा है, जल पा रहा है। देखो, खत्म, बुझ गया। ओके, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर मैंने ग्लास रखने के बाद इतना अंदर जो एयर था ना, वही अब ये कैंडल यूज कर पाएगा। इतना अंदर एयर मतलब इस अंदर जो एयर है ना, उसके अंदर उतना, उसमें जितना ऑक्सीजन है उतना ही यूज कर पाएगा। तो जैसे ही मैंने ग्लास ऊपर रख दिया तो कैंडल जितना अवेलेबल ऑक्सीजन था इस ग्लास के अंदर उतना तो यूज कर लिया। अब ऑक्सीजन है ही नहीं एयर के अंदर, तो कैंडल बुझेगा ही। ओके, और बुझ गया तो इसका मतलब यही हुआ ना कि देखो, अगर कैंडल बर्न हो रहा है और अगर वो
बुझ गया है, ओके, थोड़ी देर के बाद ग्लास ऊपर रखने के बाद, तो इसका मतलब उसके अंदर का एयर का ऑक्सीजन खत्म हुआ, इसीलिए वो बुझ गया। ओके, वही अगर मैं बाहर निकालूं और फिर से जलाऊं तो वो जल जाएगा। ओके, तो इसीलिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है फॉर बर्निंग, फॉर कंबशन। क्लियर? तो बच्चों आते हैं अब हम कुछ सवालों पर। तो अभी तक जो भी चीजें सीखी हम लोग ने, फटाफट फटाफट सवाल देख लेते हैं। कुछ सवाल ऐसे होंगे जो एकदम इजी से होंगे, आपको फटाफट आ जाएंगे आंसर्स। तो क्या करना है आपको, सवाल दिखते ही पॉज करना है, खुद आंसर देना है, खुद आंसर देने की कोशिश करनी है। ओके, सोचना है। ओके, बस काउच पोटैटो की तरह मस्त एकदम सोफे पे बैठ के, ओके, ये वीडियो लेक्चर देखने से कुछ नहीं होगा। साइंस आपके दिमाग में तब घुसेगा या फिर साइंस में आपको तब मजा आएगा जब आप आपका खुद का दिमाग चलाओगे। ओके, तो जो भी चीजें हम लोग सीख रहे हैं उसको हम लोग को यूज करना है। करेक्ट? ओके, आगे की चीजें को सीखने के लिए उन चीजों को हमको अप्लाई करना है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ये अप्रोच होना चाहिए हमारा। करेक्ट? तो अभी तक की जो भी चीजें हम लोग ने सीखी उनको हम लोग यूज करेंगे टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो पहला है बहुत सिंपल सा, व्हाट इज एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर शुरुआत में हम लोग ने पढ़ लिया था, क्या है भाई? ओके, अर्थ के अगल बगल में जो लेयर ऑफ एयर है वो उसी को कहते हैं एटमॉस्फेयर। करेक्ट? तो मैं आंसर बताने से पहले आप पॉज करके खुद आंसर दो या फिर खुद आंसर देने की कोशिश करो, बाद में रिज्यूम करो, मैं आंसर तो बताने वाला हूं। करेक्ट? ओके, तो अर्थ के आजू बाजू में जो लेयर ऑफ एयर है वही एटमॉस्फेयर होता है। राइट? तो वही लिखना है इंग्लिश में। फिर उसके बाद गिव द नेम्स ऑफ 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर या फिर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एयर अराउंड अस, वो हम लोग ने देख लिए थे पहले ही, थोड़ी देर पहले ही, ओके, वीडियो की शुरुआत में ही। तो उसमें मैंने बताया सबसे ज्यादा, भले ऑक्सीजन हमें इंपॉर्टेंट है पर सबसे ज्यादा है तो एयर में नाइट्रोजन, या फिर एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा है भाई नाइट्रोजन। ओके, कितना है कितना है कितना है? 78% है। ओके, ये पूछा नहीं हमको, पर फिर भी मेजर कंपोनेंट मतलब सबसे ज्यादा कंपोनेंट, मतलब ज्यादा कंपोनेंट्स जो है वो। ओके, तो सबसे ज्यादा तो ये है। अब 3 बोले हैं ना, तो दूसरा मतलब उससे थोड़ा कम पर ज्यादा अमाउंट में है वो वाला कंपोनेंट, तो उसको हम लोग मेजर कहेंगे। तो होता है ऑक्सीजन। ओके, नाइट्रोजन से थोड़ा कम है, मतलब बहुत कम है पर उसके कंपैरिजन में कम है। ओके, नेक्स्ट लोएस्ट कंपोनेंट क्या है, नेक्स्ट लेस कंपोनेंट क्या है? ऑक्सीजन, 21% होता है। और फिर थर्ड कंपोनेंट कहोगे जो मेजर कहेंगे हम लोग। ओके, पर होता तो बहुत कम क्वांटिटी में है, क्योंकि देखो अब हम लोग अगर लिखना चाहे तो नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है भाई 21%, आर्गन है 0.9% और बाकी के 1% में अदर गैसेस है। तो 3 मेजर कंपोनेंट कौन से हुए? पहले तो ये 2 हम लोग ने लिख दिए। अब भले बहुत कम अमाउंट में है आर्गन, पर फिर भी वो 3 मेजर कंपोनेंट्स में आ जाएगा, क्योंकि वो नंबर 1 नंबर 2 के बाद नंबर 3 मोस्ट मतलब अमाउंट में होने वाला कंपोनेंट है। ओके, तो आर्गन भी आपने लिस्ट में आ जाएगा। तो तीसरा है भाई आर्गन। तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ओके, जो फैक्ट हम लोग ने समझा है उसको थोड़ा सा यूज करके आंसर लिख देना है। ओके, सिंपल चीज है। करेक्ट? तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और आर्गन 0.9%। क्लियर? उसके बाद चलो ये क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत सोचना। ओके, और उसके बाद ट्राई करने की कोशिश करना क्या होगा इसका आंसर। नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, ओके, मैं बताऊंगा। ओके, तो पॉज करना, सोचना, फिर से रिज्यूम करना। ओके, आई होप आपने थोड़ा बहुत एक ट्राई दिया होगा, सोचा होगा। ओके, चलो, तो आंसर मिला होगा तो बहुत बढ़िया, उत्तम। नहीं मिला होगा तो चलो देखते हैं आंसर क्या है। तो बीकर कंटेनिंग वाटर इज हीटेड, तो ये रहा हमारा बीकर, उसके अंदर मैंने लिया है पानी। तो पानी ऐसा लिया, इज हीटेड बोला है तो मैंने हीट भी कर दिया उसको। तो हीट 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 कर दिया मैंने इसको। ओके, ठीक है। बोला क्या है? बिफोर वाटर बिगिंस टू बॉइल। ओके, अब बॉइल होने से पहले स्मॉल बबल्स आर फॉर्म्ड ऑन द इनर सरफेस ऑफ द बीकर। ओके, तो बॉइलिंग होने से पहले, ओके, छोटे छोटे बबल्स इनर सरफेस ऑफ द बीकर पर फॉर्म हो रहे, एकदम छोटू छोटू बबल्स। आप देखोगे, आप एक काम करना, आप ना कोई भी ग्लास का वेसल लो और उसको हीट करके देखो, आपको पक्का दिखेगा कि छोटे छोटे वेसल, छोटे छोटे बबल्स दिख रहे। या फिर आप अगर स्टील का भी कोई वेसल ले रहे हो तो स्टील के वेसल में भी आपको थोड़ा अंदर थोड़ा बहुत हीट करने पर, ओके, बॉईल नहीं होने देना है, बॉईल होने से पहले ही, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस रीच करने से पहले तक थोड़ा बहुत हीट करने पर आपको ये दिखाई देगा, एकदम थोड़ा बहुत हीट करने पर अंदर बबल्स दिखाई देंगे। पूछ क्या रहे, देखो, स्मॉल बबल्स आर फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ द बीकर, व्हाट इज प्रेजेंट इन द बबल्स। क्या है क्या है क्या है बबल्स में? ओके, तो देखो, जब तक बॉइलिंग नहीं हो रही है इसका मतलब वाटर वाटर वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है यहां पर अंदर। ओके,
तो जो बबल्स बन रहे हैं ये वाटर वेपर वाले बबल्स तो नहीं है। ओके, अगर बॉइलिंग हो रही होती तो अंदर के वाटर जो है वो वाटर वेपर बनता और फिर वाटर वेपर बाहर निकलने के लिए बबल फॉर्म होता, जैसे कि नॉर्मल एयर का बबल फॉर्म होता है। ओके, पर यहाँ पर तो वो केस नहीं है। नॉर्मल हीट करने पर इवापोरेशन होगा, पर ये तो सरफेस का होता है, सरफेस के ऊपर जो पानी है, सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स है या फिर सरफेस पर जो है हमारे सब्सटेंस का मॉलिक्यूल उसका होता है। पर ये तो अंदर की बात चल रही है कुछ, तो ये ना इवापोरेशन से लेना देना है कुछ, ना बॉइलिंग से लेना देना है, ये कुछ अलग है। ओके, तो थोड़ा बहुत सोचना। मैंने क्लास अपने चैप्टर नंबर 4 में ही वाटर वाले चैप्टर में बताया था कि पानी के अंदर, क्योंकि पानी के पास इतनी अच्छी कैपेबिलिटीज होती है कि वो एयर को भी डिसॉल्व कर लेता है। ऑक्सीजन उसके अंदर डिसॉल्व होता है पानी के अंदर। ओके, तो जो डिसॉल्व्ड एयर है उसी से ही फिशेस ऑक्सीजन लेती है। तो इस पानी के अंदर भी डिसॉल्व्ड एयर होगा पक्का। तो वही डिसॉल्व्ड एयर जो होता है ना, हम लोग जब हीट करते हैं ना पानी को, बॉईल होने से पहले थोड़ा हीट करने पर भी, ओके, वो जो डिसॉल्व्ड एयर है वो अब वाटर से बाहर निकलना शुरू रहता है। तो वो बाहर कैसे निकलेगा भाई? तो बाहर निकलेगा डिसॉल्व्ड एयर। ओके, तो बबल्स बनेंगे क्योंकि उस डिसॉल्व्ड एयर पानी के बाहर निकलेगा तो पानी पूरा सराउंड करेगा उसको, तो ऐसे बबल्स बनेंगे। तो ये बबल के अंदर क्या होगा? डिसॉल्व्ड एयर होगा। ओके, समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो थोड़ा सा दिमाग दौड़ाने वाला क्वेश्चन था, अच्छा लगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर माउंटेनियर्स एंड माइनर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम, व्हाई? ओके, चलो प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमें कुछ कॉन्सेप्ट जो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए इवापोरेशन के बारे में, कुछ बॉइलिंग के बारे में। ओके, फिर बाद में आपको ये सवाल आएगा और थोड़े बहुत पता होना चाहिए वाटर से भी। तो देखो हम लोग जो चैप्टर्स पढ़ते आ रहे उनसे जो भी चीजें सीखते आ रहे वही यूज करके एक सवाल को हम लोग ने सॉल्व किया। ओके, तो यही याद रखना है भाई, कोई तरीका भी, कोई भी साइंस हो, फिजिक्स हो, भले बायो हो, भले केमिस्ट्री हो, भले मैथ हो, जो भी चीज हम लोग सीख रहे हैं भूलना नहीं है। ओके, क्योंकि वही चीजें कहीं ना कहीं यूज होने ही वाली है। वो चीज हम लोग सीख ही रहे इसीलिए कि ताकि आगे बढ़ के हम लोग उसको यूज कर पाए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। माउंटेनियर्स एंड माइनर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम। ओके, पहाड़ के ऊपर माउंटेनियर्स को, ओके, और सरफेस के अंदर, अर्थ के सरफेस के अंदर जब जा रहे हैं हमारे माइनर्स, सपोज ये सरफेस है तो इसके अंदर जब खड्डा खोद के जा रहे हैं अंदर, तो ये जो माइनर्स है ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी करते हैं भाई साहब। ओके विद देम। आप पूछ रहे क्यों? तो जाहिर सी बात है, आपको इतना थोड़ा लॉजिक तो पता ही होगा। ये तो आपको समझ में आ गई होगी चीज की ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जा रहे हैं मतलब फालतू में टाइम पास थोड़ी, ऑक्सीजन सिलेंडर इतना बड़ा हेवी वाला सिलेंडर लेके जाएंगे ऊपर, ऑक्सीजन चाहिए इसलिए लेके जा रहे हैं। ओके, तो ऑक्सीजन ब्रीदिंग के लिए चाहिए इसलिए लेके जा रहे हैं। अब ब्रीदिंग के लिए चाहिए मतलब, अगर सोचो थोड़ा लॉजिकली सोचो, अगर ऊपर ऑक्सीजन होता, माउंटेनियर्स माउंटेन क्लाइंब कर रहे हैं, ऊपर ऑक्सीजन होता तो ये सिलेंडर क्यों लेके जाते? तो इसका मतलब ऊपर ऑक्सीजन नहीं है। करेक्ट करेक्ट। वैसे ही नीचे ये माइनर्स क्यों सिलेंडर लेके जाते? फालतू में वजन नीचे वो लेके जा रहे हैं सिलेंडर, क्योंकि वहां पर भी ऑक्सीजन नहीं है, तो सांस लेने के लिए सिलेंडर लेके जा रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर, ताकि ऑक्सीजन मिलता रहे, सांस चलती रहे। पर अब बात ये है कि ये लोग पूछ इसलिए नहीं रहे कि भाई क्यों, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन कम है। ओके, वो रीजन नहीं पूछ रहे हमें। ओके, ये तो जाहिर सी बात है कि भाई ऑक्सीजन कम है इसीलिए डिफिकल्टी हो रही है ब्रीद करने में। पर ऑक्सीजन कम क्यों है? क्यों है सोचा है कभी? ये चीज बता देता हूं मैं। ओके, अब ये वाई वाला चीज जो है ना, आप यहाँ पर सिंपली लिख सकते हो कि भाई ऑक्सीजन की कमी है माउंटेन, मतलब जब हम लोग अर्थ के सरफेस के ऊपर जाते हैं तब ऑक्सीजन की कमी होती जाती है, अर्थ के सरफेस के नीचे नहीं जाते तब ऑक्सीजन की कमी होती जाती है। तो कमी होने की वजह से हम लोग को ब्रीदिंग में तकलीफ होगी, इसीलिए सिलेंडर कैरी कर रहे हैं। पर ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है वो भी बताना जरूरी है। क्यों हो रही है? क्योंकि जैसे जैसे हम लोग ऊपर रहते हैं अर्थ के सरफेस के ऊपर, हमारा जो एयर है ना यहाँ पर, ओके, वो ना कम डेंस होते जाता है। ओके, अब डेंसिटी नाम की चीज तो आपको पता ही है। ओके, तो कम 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 डेंस होता है। ओके, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि कम घना हो जाता है। ओके, तो जैसे कि सॉलिड्स के केस में पार्टिकल्स करीब करीब होते चिपके हुए, तो ज्यादा घना सब्सटेंस हो जाता है सॉलिड। करेक्ट। वैसे ही अब देखो ये पेन है ना, ज्यादा घना है एकदम, पर वही लिक्विड की बात करें तो थोड़ा मतलब सॉफ्ट है। ओके, हाँ, हम लोग लिक्विड के अंदर हाथ लगा पा रहे हैं, लिक्विड के अंदर हम लोग लिक्विड को डिस्प्लेस कर पा रहे हैं, मूव कर पा रहे हैं, ओके, साइड कर पा रहे हैं लिक्विड को, ओके, ऐसे अलग अलग कर पा रहे हैं, ओके, आसानी से। तो घना नहीं है ज्यादा। पर यहाँ पर ये एयर तो भाई बहुत ही कम घना होता है, और ऊपर से सरफेस के ऊपर ऊपर जा रहे हैं तब और कम कम घना हो रहा है, कम कम डेंस हो रहा है।
तो मतलब और पार्टिकल्स दूर दूर जा रहे। ओके, ज्यादा डेंस मतलब डेंसली पैक्ड, मतलब पार्टिकल्स एकदम क्लोज। एयर ऑलरेडी उसके पार्टिकल्स जो है, गैसेस के पार्टिकल जो है वो दूर दूर है। ओके, क्योंकि एयर तो बना हुआ है गैसेस से, करेक्ट, मेजरली गैसेस से बना हुआ है। कौन से हम लोग ने देखे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह वगैरह, आर्गन, नियॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, सब ये गैसेस ही है, मेजरली इनसे बना हुआ है। तो ये गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स है, ओके, ये सब दूर दूर ही है पहले से। ऊपर से और ऊपर ऊपर जाएंगे तो और एयर कम कम घना हो रहा है, कम कम डेंस हो रहा है, मतलब और पार्टिकल्स दूर दूर जा रहे हैं। और दूर दूर जाएंगे तो ऑक्सीजन के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर, मतलब और दूर दूर जाएंगे ना सरफेस से। ओके, तो इस जगह पर ओके सरफेस पर ऑक्सीजन के पार्टिकल्स थोड़े करीब है, तो सांस जब ले रहे हैं हम लोग तो अच्छा खासा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जा रहा है अंदर। यहाँ पर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं, तो सांस जब ले रहे हैं तब अच्छा खासा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि एयर थिन थिन हो रहा है, लेस डेंस हो रहा है। और क्योंकि एयर लेस डेंस हो रहा है तो अच्छा खासा ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, तो इसीलिए डिफिकल्टी हो रही है ब्रीथिंग करने में, इसीलिए सिलेंडर लेके गए। सेम लॉजिक यहाँ पर भी, एयर नीचे नीचे, हम लोग जब नीचे नीचे जाते थे सरफेस के अंदर, एयर फिर से थिन थिन हो जाता है, कम कम घना होता है। कम कम घना होगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ज़्यादा नहीं है, तो हम लोग जब सांस ले रहे हैं तो अच्छी खासी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं जा रही है भाई माइनर्स के अंदर, तो फिर भाई उनको सफोकेशन जैसे हो रहा है, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होने लगेगी, तो इसीलिए फिर वो सिलेंडर्स कैरी कर रहे हैं। है ना इंटरेस्टिंग चीज? ओके, चलो आगे बढ़ते, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल इज ड्रॉप्ड इन अ बीकर, ओके, ऑफ वाटर, तो मैंने पानी का बीकर ले लिया। ओके ओके, चलो, तो ये पानी के बीकर में मैंने एक हैंडफुल ऑफ सॉइल डाल दिया, सॉइल है ये, ओके, डाल दिया मैंने टप करके। ओके, व्हेन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल इज ड्रॉप्ड टप इन अ बीकर ऑफ वाटर, वी ऑब्जर्व बबल्स इन द वाटर। व्हाई? तो हमें बबल्स दिखाई दे रहे थे भाई साहब। ओके, क्यों 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 ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, बबल्स क्यों दिखाई दे रहे हैं हमें, ये सॉइल अंदर गिराने पर, अंदर डालने पर। ओके, तो थोड़ा लॉजिक लगाओ, क्योंकि बबल्स कब आते हैं? पानी के अंदर से, जब वहां से एयर बाहर निकलनी होती है। सॉइल डालने पर बबल्स आ रहे हैं, इसका मतलब सॉइल के पार्टिकल्स के अंदर एयर ट्रैप्ड था। ओके, दिख रहा है आपको? ऐसे मैंने थोड़ी सी जगह रखी, तो सॉइल के पार्टिकल्स के अंदर एयर ट्रैप्ड था। ओके, छोटी 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 छोटे छोटे स्पेसेस है सॉइल के पार्टिकल्स के अंदर, तो उसके अंदर जो एयर ट्रैप्ड था, क्या हो गया, ये जब अंदर गया पानी के अंदर, तो ये जो जगह थी जहां पर एयर ट्रैप था, छोटी छोटी स्पेसेस जो थे जहां पर एयर ट्रैप था, वहां पर पानी चला गया। अब पानी जाएगा तो पानी क्या बोलेगा? एयर को तू बाहर निकल जा, एयर को बाहर निकालेगा। ओके, सपोज बीकर में बड़ा कर देता हूँ, अब ये पानी के अंदर है, तो एयर को जब बाहर निकालेगा ये, तो क्या होगा? बबल्स बनेंगे, करेक्ट। तो इसीलिए हमें बीकर में से बबल्स, पानी में से बबल्स आना दिखना शुरू हो जाते हैं। ओके, तो इससे हम लोग को क्या सीखा? हम लोग ने सॉइल के अंदर भी जो एयर होता है वो ट्रैप्ड होता है। ओके, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है भाई? ओके, यहीं पर बता देता हूं मैं। सॉइल के अंदर जो हमारे प्लांट के रूट्स होते हैं, ओके, सॉइल के अंदर ये जो एयर ट्रैप्ड होता है ना सॉइल के अंदर, इसी एयर में से ऑक्सीजन लेके ये रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। ओके, उसी तरह से कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जैसे कि अर्थवर्म्स वगैरह, करेक्ट, ये भी सॉइल के अंदर रहते हैं, बरो करके ऐसे गड्ढे बना के अंदर अंदर। तो यहाँ पर सॉइल के अंदर जो भी एयर ट्रैप्ड होता है वो ही एयर ये भी ब्रीथ करने के लिए लेते हैं। ओके, तो इसीलिए एक इंटरेस्टिंग सी चीज बता देता हूं मैं आपको। जब रेनी सीजन में, ओके, बारिश, पानी बरसेगा, ओके, तो क्या होगा? पानी बरसेगा तो पानी सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब होगा, तो जो भी एयर सॉइल के अंदर ट्रैप्ड है, मतलब जो भी जगह है जहां पर एयर है, वो जगह पानी से भर जाएगी, तो पानी बोलेगा भाई एयर को तू बाहर निकल जा। ओके, तो एयर तो निकल जाएगा, पर अब एयर निकल गया तो ये अर्थवर्म सांस कहां से लेंगी? ओके, तो इनको सांस लेनी है, तो इसीलिए ये बाहर आएंगे। तो कई बार आपने देखा होगा शायद गाँव की जगह पर ऐसे, जहां पर खुला मैदान होता है और सपोज उस सॉइल के अंदर बहुत सारे अर्थवर्म्स है, तो आपको ढेर सारे अर्थवर्म रेनी सीजन में पानी बरसने के बाद दिखेंगे। आपको लगेगा कि ऐसे टहलने आए होंगे, पर टहलने नहीं, वो सांस लेने आए हैं। ओके, इंटरेस्टिंग था, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये है भाई लास्ट वाला सवाल, फ्रॉम वेयर डज द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स गेट ऑक्सीजन टू रेस्पायर? ओके, अब इसके सारे आंसर्स मैंने दे दिए ऑलमोस्ट। फिश का तो मैंने बता दिया था भाई, पानी के अंदर जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है, डिजॉल्व्ड एयर है हमारे पानी के अंदर, उस डिजॉल्व्ड एयर में ऑक्सीजन की मात्रा है। ओके, तो वहां से ऑक्सीजन फिशेस लेते हैं अंदर रेस्पायर करने को, पानी के अंदर से ऑक्सीजन लेते हैं। ओके, तो लिख सकते हैं हम लोग फ्रॉम द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द वाटर। ओके,
फिर और फ्रॉम द डिजॉल्व्ड एयर इन द वाटर। फिर है अर्थवर्म्स, अभी बताया मैंने, सॉइल के अंदर जो ट्रैप्ड एयर होता है वहां से ये लोग रेस्पायर करते हैं। और रूट्स ऑफ प्लांट्स, भी मैंने अभी बताया कि भाई जो रूट्स भी है वो भी सॉइल के अंदर जो एयर ट्रैप होता है वही से ऑक्सीजन लेते हैं रेस्पायर करने के लिए। ओके, तो बच्चों इसी के साथ हम लोग इस वीडियो के अंत तक आ गए हैं और आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी, आपको बहुत मजा आया होगा सीखने में। ओके, पर ये चीज़ मुझे बिल्कुल बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा। आपको कोई अगर फीडबैक देना होगा, आपको अगर कोई चीज़ें और अच्छे से जाननी होगी तो आप बिल्कुल बताना। और इसके साथ हम आप ये जो वीडियो देख रहे हैं इस चैप्टर का, वैसे ही हमारे वेबसाइट पर learnohub.com पर आपको इस चैप्टर के DPPs यानी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स या फिर ऑनलाइन टेस्ट्स भी मिलेंगे। ओके, ताकि आप जो भी चीज़ें सीख रहे हो, ओके, यहाँ पर वीडियो देखने के बाद आपने कोई टेक्स्ट बुक पढ़ लिया, उसके बाद आपको चाहिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ऑनलाइन टेस्ट जाके दे सकते हो। हमारे वेबसाइट पर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको, ओके, जिससे आपके ब्रेन भागना शुरू करेगा। ओके, तो बाकी आप सभी को पता है लर्न मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बचे हुए कॉन्सेप्ट्स के इस चैप्टर के साथ, मतलब इस चैप्टर के बचे हुए कॉन्सेप्ट्स के साथ। ओके, तब तक के लिए पढ़ते रहो, स्टे ट्यून, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।